हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन में व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन कुमार साहू। मैं सीजीपीएससी 2021 बैच से अकाउंट ऑफिसर हूं। दोस्तों, आज से हम फिलॉसफी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस की फिलॉसफी के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज को शुरुआत करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि फिलॉसफी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। दूसरा कारण ये कि सीजीपीएससी स्टूडेंट के मन में इस सब्जेक्ट को लेकर के भ्रम, दुविधा और अरुचि देखने को मिलती है। तीसरा कारण ये कि इस सब्जेक्ट के बारे में भ्रांति फैलाते रहते हैं कि ये जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है वो कोरा ज्ञान है, थोथा ज्ञान है, बकवास है, इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, न जाने क्या क्या वो बोलते रहते हैं। ऐसा बोल करके वो न केवल अपनी अज्ञानता को बता रहे होते हैं, बल्कि वो भारतीय दर्शन को अपमानित भी कर रहे होते हैं। उसका दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर विचार करेंगे। पहला है व्हाट इज फिलॉसफी, फिलॉसफी या दर्शन है क्या आखिर में। दूसरा, नेचर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का स्वरूप क्या है उसका। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी, हम भारतीय दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय देंगे कि भारत में किन किन प्रकार के दर्शन और दार्शनिक विचार हुए हैं। चौथा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, और अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल में लिखने हैं। और अंत में एक फिलोसफिकल लेसन भी रहेगा हमारे व्यवहारिक जीवन में उसे उतारने के लिए। दोस्तों, हमारा फिलॉसफी पढ़ने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, हम सीजीपीएससी के एग्जाम को क्लियर करें, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है फिलॉसफी अगर पढ़ ही रहे हैं तो उससे अगर हमारी लाइफ बेहतर होती है तो हम उन पहलुओं को भी ध्यान देंगे। हम फिलॉसफी अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए भी पढ़ेंगे। पाश्चात्य जगत में दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ ग्रीक दार्शनिक थेल्स के माध्यम से हुआ। वो 600 बीसी में ग्रीक में दार्शनिक चिंतन कर रहे थे। उससे भी 1000 साल पहले यानी 1500 बीसी पहले भारत में वेदों की रचना की जा चुकी थी। वैसे तो फिलॉसफी और फिलोसफर शब्द बाद के गढ़े हुए हैं। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस थे, उन्होंने अपने लिए सबसे पहले फिलोसफर शब्द का उपयोग किया, यानी वो जो ज्ञान का प्रेमी हूँ। दोस्तों, ग्रीक में यह माना जाता था कि जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है वो देवताओं के लिए सुरक्षित है। इसलिए प्लेटो और अरिस्टोटल की भी आलोचना की जाती थी कि वे देवताओं के लिए सुरक्षित सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ देखना या जिसके द्वारा देखा जाए होता है, या दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। अर्थात भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जो तत्व का साक्षात्कार कराती है। उपनिषदों के अनुसार दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। यहाँ कुछ शब्द आए हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। देखना, तत्व और दर्शन। दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ हम जिस देखने की बात कर रहे हैं वो सामान्य देखना नहीं होकर के वरन दार्शनिक देखना, या जो दिख रहा है उसके परे जाकर के सोचना और विचारना है। हम अपने आंखों से बाह्य जगत को देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को देखता है तो वो उसके सिर्फ मृत शरीर को देखेगा, उसके रोते बिलखते परिजनों को देखेगा। लेकिन वहीं एक दार्शनिक किसी मृत शरीर को देखता है तो वो ये सोचेगा कि मृत्यु होती कैसे है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्माएं कहाँ जाती है, क्या मृत्यु के बाद कोई लाइफ है या नहीं भी है, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक दार्शनिक तार्किक ढंग से ढूंढने का प्रयास करता है और उसका चिंतन और मनन करता है। तो एक सामान्य व्यक्ति और एक दार्शनिक में यही फर्क है कि जो दिख रहा है उसके परे जाकर के सोचना एक दार्शनिक का काम है। अगला शब्द है तत्व। तत्व का मतलब यहाँ एब्सोल्यूट रियलिटी से है। देखना या दर्शन जो है वो परम तत्व से साक्षात्कार कराती है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उससे साक्षात्कार कराती है। तो दोस्तों, वहीं जब हम फिलॉसफी के इटिमोलॉजी पर ध्यान देते हैं तो द टर्म फिलॉसफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक। फिलो मीन्स लव और फ्रेंडशिप, सोफिया मीन्स विजडम और नॉलेज। When combined, philosophia in Greek translate to love of wisdom or friendship with wisdom। तो दोस्तों, फिलॉसफी का मतलब है लव ऑफ विजडम। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में फिलॉसफी का मतलब इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से। हालांकि यहाँ नॉलेज का मतलब सामान्य नॉलेज न होकर के विजडम से है, और विजडम का मतलब सामान्य विजडम से नहीं, प्रज्ञा के सेंस में है। एक फिलोसफर होता है वो प्रज्ञावान होता है। दोस्तों, फिलॉसफी और दर्शन एक दूसरे के लिए प्रयुक्त तो होते हैं,
लेकिन जो फिलॉसफी है वो दर्शन शब्द का परफेक्ट सिनोनिम नहीं है। दर्शन शब्द की गहराई को, उसके वाइडर एस्पेक्ट को फिलॉसफी पूरी तरीके से कैटर नहीं कर पाता है। फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी रह जाती है, और इंडियन फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी न होकर के एक वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए जो भारत के दर्शन है वो भारत की समाज में पूरी तरीके से रच बस गए। यहाँ के रिचुअल, यहाँ के कर्म कांड और तमाम प्रथाओं में भारत के दर्शन की स्पष्ट झलक देखने को हमें मिलती है। दोस्तों, सामान्य अर्थों में दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज। हर फील्ड में सत्य की खोज की जा रही, मेडिकल साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में, हर फील्ड में सत्य की खोज की जा रही। दोस्तों, फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के समस्त ज्ञान फिलॉसफी से शुरू होते हैं और अंत भी फिलॉसफी में ही होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जब फिलॉसफी पॉलिटी और पॉलिटिक्स की डिस्कशन करती है तो वो पॉलिटिकल साइंस बन जाती है। वहीं जब फिलॉसफी सोसाइटी का अध्ययन करती है तो वो सोशियोलॉजी बन जाती है। फिलॉसफी जब मैटर और उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करती है तो वो फिजिक्स बन जाती है। वहीं फिलॉसफी जब ऑर्गेनिज्म की बात करती है तो वो बायोलॉजी बन जाती है। फिलॉसफी जब ह्यूमन की बात करती है तो वो एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है। फिलॉसफी जब माइंड की बात करती है तो साइकोलॉजी बन जाती है। फिलॉसफी जब फाइनेंस की बात करती है तो वो इकोनॉमिक्स बन जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि फिलॉसफी जो है वो सत्य की खोज है। अब अगला सवाल ये उठता है कि हम सत्य की खोज करें कैसे, हाउ, हम सत्य की खोज करें कैसे। तो फिलॉसफी में कुछ मेथड्स प्रचलित हैं जिनके माध्यम से आप सत्य की खोज कर सकते हैं। पहला है पहला है ऑब्जेक्टिव रेशनल एनालिसिस। दोस्तों आप एक एक वर्ड दोस्तों हम एक एक वर्ड का मतलब समझते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मूल्य तटस्थता, जिसमें कोई भी बायस ना हो, कोई भी पूर्वाग्रह ना हो, कोई भी पूर्व प्रचलित विचार ना हो, जिसके माध्यम से आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रभावित हो। इसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। दूसरा शब्द है रेशनल एनालिसिस। रेशनल एनालिसिस का मतलब है बाय मेथड ऑफ रीजन, मतलब तर्क के माध्यम से, रीजन के माध्यम से आप उसका एनालिसिस करते हैं और सत्य तक पहुंचने का आप प्रयास करते हैं। दूसरा मेथड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी थॉट्स, प्रपोजिशन या फिलोसफिकल विचार को, उसके गुण धर्मों का आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज करना और सही तरीके से सत्य तक पहुंचना। इसे आप आम भाषा में तथ्यों या तर्कों का सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। तीसरा है लॉजिक। लॉजिक तो आप सभी जानते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग। जैसे हम मैथ्स में प्रश्न सॉल्व करते हैं, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, ये हुआ एक लॉजिकल प्रोपोजिशन। तो इसके माध्यम से और रीजन के माध्यम से आप सत्य तक पहुंचते हैं। सत्य क्या है? ए इक्वल टू सी। आपने लॉजिक यूज किया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तब आप ए इक्वल टू सी के सत्य तक पहुंच पाए। सत्य तक पहुंचने का अगला तरीका है इंपिरिकल एविडेंस। इंपिरिकल एविडेंस को आप अनुभव जनित ज्ञान भी बोल सकते हैं। ये ज्ञान आपको अनुभव से होता है। इंपिरिकल एविडेंसेस में क्या आ जाएंगे? ऑब्जर्वेशन, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आपके एक्सपीरियंस, अनुभव जनित ज्ञान, एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट करोगे। और चौथा है आपका सेंसरी ज्ञान, मतलब इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान। इन सारे तरीकों से जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सारे कुछ इंपिरिकल एविडेंसेस के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों सत्य तक पहुंचने का अगला तरीका है इंट्यूशन। दोस्तों इंट्यूशन होता है जिसे आम भाषा में हम गट फीलिंग भी बोलते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो इस तरीके से आपको डील की पेशकश करता है कि आपको लगता है कि यार इससे बेहतर डील तो कुछ नहीं हो सकता। हर तरीके से वो डील आपके फेवर में रहता है, प्राइस भी सही रहता है, क्वालिटी भी अच्छा दिखने लगता है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से गट फीलिंग होता है यार कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो दिक्कत। टू गुड टू बी ट्रू टाइप के जो सिचुएशंस होते हैं वहां आपको जो इंट्यूशन होता है या गट फीलिंग होता है, इस तरीके से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब आप उस शॉप से बाहर निकल के आ जाते हैं अपने गट फीलिंग पर भरोसा करके, तब आपको रियलाइज होता है कि यार आपने सही डिसीजन लिया। सेम चीज आप अपने रिलेशनशिप में देखते हैं। कई कई बार कई लोगों से मिलने पर हमको लगता है कि यार वो आदमी ऊपर ऊपर से जैसा लग रहा है वो अंदर से वैसा होता है नहीं, फेक
अपना वो एक फेक पर्सोना क्रिएट करता है। इसको आप अपने गट फीलिंग के माध्यम से जानते हैं। सब चीज ऊपर से अच्छा दिखने लगता है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों आपको अंदर से आवाज आता है कि कुछ अच्छा नहीं है। तो इन सारे तरीकों को इंट्यूशन या गट फीलिंग बोलते हैं। इनके माध्यम से भी आपको सत्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इंट्यूशन और गट फीलिंग होने का मेन कारण ये है कि आप इतने लंबे समय से आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज आपके भले ही कॉन्शियस माइंड में ना हो, पर वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रचे बसे रहते हैं। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता हो और आपका कॉन्शियस माइंड सिचुएशन को एनालाइज करने के हालात में नहीं रहता, या कॉन्शियस माइंड त्वरित रूप से नहीं सोच पाता, तब सब कॉन्शियस माइंड, जो आपका सुपर पावर है, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है और जिसके पास सुपर पावर है, जिसके पास आपके ज्ञान का 90% हिस्सा है, वो उस ज्ञान को प्रोसेस करके इंट्यूशन के माध्यम से आपको होने वाली हानि से बचाता है। अगला माध्यम है एनालिसिस। दोस्तों, एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में तोड़ना, उसके बाद उसको, उसके मीनिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट, इन सारे एस्पेक्ट को समझना, उसके बाद उस इंडिविजुअल पार्ट को होल के साथ सबमर्ज या इंटीग्रेट करते हुए किसी चीज को समझना, ये एनालिसिस कहलाता है। तो सत्य तक पहुंचने का अगला मेथड है डायलेक्टिक्स, डायलॉग, जिसे आप हिंदी में विमर्श या द्वंद्ववाद भी कहते हैं। इस मेथड में आप द्वंद्व के माध्यम से या डायलॉग के माध्यम से आप सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब तक के डिस्कशन में हमने समझा कि फिलॉसफी सत्य की खोज है। दुनिया के समस्त ज्ञान का जो उद्भव हुआ है फिलॉसफी से हुआ है, और सत्य की खोज के लिए हमने कुछ मेथड्स देखे हैं: लॉजिक, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव और रेशनल एनालिसिस, इंट्यूशन, गट फीलिंग और डायलॉग। तो ये कुछ टूल्स है, ये कुछ इक्विपमेंट्स है जिसके माध्यम से आप फिलॉसफी में सत्य तक पहुंचते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखते हैं नेचर ऑफ फिलॉसफी। मतलब फिलॉसफी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, फिलॉसफी एक्चुअल में है क्या। तो पहला पॉइंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस। दोस्तों, फिलॉसफी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी। इसका मतलब है फिलॉसफी जो है वो रियलिटी माने एब्सोल्यूट रियलिटी की खोज करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। जो रियलिटी है वो चेतन तत्व है या जड़ तत्व है, मरणशील है या अमरणशील है, परमानेंट है या नित्य है। एब्सोल्यूट रियलिटी की जो प्रकृति है वो किस तरीके से है, इसका जांच पड़ताल एक फिलोसफर या एक दार्शनिक करता है। अगला पॉइंट है एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। दोस्तों, जब एक फिलोसफर एग्जिस्टेंस के बारे में विचार करता है तो वो यह सोचता है कि हम इस दुनिया में किस तरीके से आए, इस दुनिया को क्रिएट किए गए हैं या दुनिया इवॉल्व हुई है। चार्वाक फिलोसफी मानता है कि ये दुनिया इवॉल्व हुई है, साइंस भी मानता है दुनिया इवॉल्व हुई है, लेकिन रिलीजन मानता है कि दुनिया का क्रिएशन हुआ है और ये क्रिएशन ईश्वर ने किया है। वहीं जब फिलॉसफी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है तो यह सोचता है कि हमारे अंदर जो चेतना है वो किस तरीके से आई है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा में चेतना का उद्भव किस तरीके से होता है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या कहीं क्या वो कहीं और जगह मिल जाती है, आत्मा एक होती है, दो होती है, या हर व्यक्ति का अलग अलग आत्मा होता है। इन सारे प्रश्नों पर, आत्मा, चेतना, इन सारी चीजों पर फिलोसफर विचार करता है। नेचर ऑफ फिलॉसफी में दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंटेशन एंड एनालिसिस। दोस्तों, हमने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पहले ही देख लिया है, आर्गुमेंटेशन एंड एनालिसिस को भी देख लिया है। नेचर ऑफ फिलॉसफी में तीसरा पॉइंट है फिलॉसफीज रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। इसको भी हमने देख लिया है कि फिलॉसफी जो है दुनिया के तमाम अदर डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज उनसे किस तरीके से रिलेटेड है। दोस्तों, अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की मेजरली 5 ब्रांचेस हैं। पहला मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा इथिक्स, चौथा एस्थेटिक्स और पांचवा है लॉजिक। हमारे सीजीपीएससी की सिलेबस में एस्थेटिक्स और लॉजिक नहीं है, और मेजरली फोकस है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और थोड़ा सा इथिक्स के बारे में। तो हम इन तीनों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी है क्या चीज। दोस्तों, मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा भी कहते हैं। इसमें तत्व क्या है, तत्व के स्वरूप क्या है, तत्व के प्रकार क्या है, इन सब पर विचार किया जाता है। मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा में मेनली 3 चीजों पर विचार किया जाता है: वर्ल्ड, गॉड एंड सोल, यानी कि जगत, ईश्वर और आत्मा। पूरा मेटाफिजिक्स इन 3 प्रश्न पर ही विचार करता है कि जगत का विकास कैसे हुआ, जगत किस तरह अस्तित्व में आया,
ईश्वर है या नहीं है, आत्मा क्या है, इन सब चीजों पर विचार किया जाता है। जगत के अस्तित्व के लेकर दो मत प्रचलित हैं। पहला, जगत का निर्माण हुआ है या जगत का विकास हुआ है। अगर जगत का निर्माण हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, स्वतः हुआ है या ईश्वर ने किया है। जगत का निर्माण स्वतः हुआ है ये मानने वाले चार्वाक फिलॉसफी है। वो ये मानते हैं कि अर्थ, एयर, फायर और वाटर जैसे तत्वों से मिलकर के जगत का निर्माण हुआ है। साइंस भी यही मानता है कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम मिलने से जगत का निर्माण हुआ है। बहुत सारे फिलॉसफी और खास तौर पर रिलीजन ये मानते हैं कि जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। अब अगर जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है तो इसके लिए फिर से दो मत प्रचलित है। पहला, जगत के निर्माण ईश्वर ने रॉ मटेरियल यूज करके किए हैं या अपने अंदर से किया है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने ही अंदर से जाले को बुनती है, क्या ईश्वर ने उसी तरीके से इस पूरे संसार का निर्माण किया है। रामानुजन मानते हैं कि जगत का निर्माण ईश्वर ने अपने अंदर से किया है। वहीं जगत के विकास के एक और मत है जो सांख्य फिलॉसफी मानता है कि जगत का विकास हुआ है। जगत का विकास प्रकृति और पुरुष के पास आने से उनके बीच इवोल्यूशन हुआ, जिससे जगत का विकास हुआ। जो फिलॉसफी ये मानती है कि जगत का निर्माण हुआ वो सृष्टिवादी यानी कि क्रिएशनिज्म कहलाए। जो फिलॉसफी ये मानता है कि जगत का विकास हुआ वो विकासवादी या इवोल्यूशनिज्म कहलाए। वहीं तत्व मीमांसा जब आत्मा पर विचार करता है तो निम्न प्रश्नों पर विचार करता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा जड़ तत्व है या चेतन है। लगभग सभी फिलॉसफी ने आत्मा को चेतन स्वरूप को स्वीकार किया है। आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा एक है, दो है या अनेक है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर फिलॉसफी ढूंढने का प्रयास करता है। वहीं जब दर्शन तत्व मीमांसा के अंदर ईश्वर के बारे में विचार करता है तो वो ये सोचता है कि ईश्वर हमारे लिए एक वरदान है या ईश्वर हमारे लिए अभिशाप है। अगर ईश्वर हमारे लिए वरदान है तो दुनिया में इतने तकलीफें क्यों हैं। और ईश्वर जो है एक है या कई हैं। और अगर ईश्वर एक है तो विभिन्न धर्मों में जो टीचिंग्स है वो एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं। क्यों धार्मिक लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, कट्टरता, धार्मिक उन्माद क्यों है जब ईश्वर हमारे लिए वरदान है। लगभग सभी धर्म ईश्वर को ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी बीइंग के रूप में मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त है। तो ऐसे सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त ईश्वर के होने के बावजूद पूरे संसार में इतनी गरीबी, तकलीफ, दुख क्यों है। ईश्वर क्यों इन सबको दूर क्यों नहीं देता। अगर वो इतना ताकतवर है तो दुख को दूर क्यों नहीं करता। और अगर संसार से दुख दूर हो नहीं पा रहे इसका मतलब यह है कि या तो ईश्वर नहीं है या ईश्वर इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो दुख दूर कर पाए। तत्व मीमांसा के अंदर ईश्वर के संबंध में इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जाता है। फिलॉसफी में ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान के संबंध में विचार किया जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है और उसकी सीमा क्या है। ज्ञान क्या है, ज्ञान है प्रमाणों पर आधारित विश्वास। फिलॉसफी जब ज्ञान के स्वरूप पर विचार करता है तो प्लेटो यह कहता है कि ज्ञान जो है अनिवार्य और यूनिवर्सल ट्रूथ है। वहीं ज्ञान के स्वरूप पर विचार करते समय ह्यूम कहता है कि हमारा ज्ञान संदिग्ध है, हम किसी भी ज्ञान के बारे में पूरी तरह से श्योर होकर के कुछ भी नहीं कह सकते। ज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। पूरे दार्शनिक जगत में ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में तीन तरह के मत प्रचलित हैं। पहला, बुद्धिवादी जो ये मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। दूसरा, अनुभववादी जो ये मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। तीसरा, समीक्षावादी जो ये मानते हैं कि बुद्धि और अनुभव दोनों ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। दर्शन जब ज्ञान की सीमा पर विचार करता है तो तीन तरह के मत सामने आते हैं। बुद्धिवादी कहता है कि बुद्धि ही ज्ञान की सीमा है और अनुभववादी कहता है कि अनुभव ही ज्ञान की सीमा है। मतलब जिसे ज्यादा अनुभव है उसे ज्यादा ज्ञान है। इसीलिए हमारे समाज में बड़े बूढ़ों को ज्यादा आदर किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव है तो उनके पास ज्यादा ज्ञान होगा। वहीं बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान की सीमा है, जिसके पास कम बुद्धि है उसे कम ज्ञान होता है। इसीलिए छोटे बच्चे जिनमें चेतना का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है उनके पास ज्ञान बड़ों की तुलना में कम रहती है। तो बुद्धि की सीमा ही ज्ञान की सीमा है। वहीं समीक्षावादी यह मानते हैं कि अनुभव ज्ञान का कच्चा माल है। हम जितने ज्यादा अनुभव की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हमारा ज्ञान का विकास होगा। और जो बुद्धि है उस अनुभव को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उसे ज्ञान में कन्वर्ट करता है।
वहीं जब ज्ञान की प्रामाणिकता पर विचार करते हैं, प्लेटो कहता है कि ज्ञान सदैव प्रामाणिक होता है और ह्यूम कहता है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक हो जरूरी नहीं, तो वो संदिग्ध रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार हम रस्सी को अंधेरे में साफ समझ लेते हैं और डर जाते हैं, तो हमें आंख से अपनी इंद्रियों से अनुभव जो हुआ, तो प्रथम दृष्टया जो अनुभव हुआ वो सांप का हुआ, लेकिन जब हम पास जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि वो सांप न होकर के एक डोरी थी या रस्सी थी। तो ह्यूम कहता है कि अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वो संदिग्ध है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। सीजीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा बहुत आवश्यक है। अभी हम सिर्फ इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी। दोस्तों, भारत दर्शन की जन्मभूमि या कर्मभूमि रहा है। यहाँ बहुत सारे दार्शनिक मत प्रचलित हुए। भारत के दर्शन को मुख्यतः दो भाग में बांटा जा सकता है, आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। यहाँ आस्तिक और नास्तिक का वह मतलब नहीं है जो एक आम आदमी या समाज में प्रचलित है। यहाँ आस्तिक का मतलब वो है जो वेदों की अथॉरिटी को मानता है, जो वेदों को प्रामाणिक मानता है और वेदों के ज्ञान को सर्वोच्च मानता है। वही नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वेदों को सही नहीं मानता है और उसे सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार करता है। नास्तिक दर्शन में मुख्यतः तीन है, चार्वाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। वहीं आस्तिक दर्शन में षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा वेदांता। आस्तिक दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोडॉक्स। आस्तिक दर्शन को दो और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स और पार्शियली ऑर्थोडॉक्स। कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स में मीमांसा और वेदांता आएंगे और पार्शियली ऑर्थोडॉक्स में सांख्य योग और न्याय वैशेषिक आएंगे। कंप्लीट ऑर्थोडॉक्स में दो फिलोसफिकल मत प्रचलित हैं, मीमांसा और वेदांत। ये पूर्णतः वेद पर आधारित फिलोसफिकल स्कूल है। वहीं पार्शियली ऑर्थोडॉक्स में सांख्य योग, न्याय वैशेषिक। जो शिक्षा और टीचिंग्स है वो वेदों में दी गई शिक्षा से अलाइन तो है, लेकिन इन्होंने खुद के अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। वहीं नास्तिक दर्शन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली हेटेरोडॉक्स और पार्शियली हेटेरोडॉक्स। कंप्लीट हेटेरोडॉक्स में आएगा चार्वाक फिलॉसफी और पार्शियली हेटेरोडॉक्स में आएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म। ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं, इस आधार पर भारतीय दर्शन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो जो ईश्वर को मानते हैं और वो जो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानने वाले में आते हैं सांख्य, मीमांसा, चार्वाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। वहीं ईश्वर को मानने वाले में आते हैं न्याय वैशेषिक, योग, वेदांत। पुनर्जन्म या रीबर्थ में आस्था के संबंध में हम भारतीय दर्शन को अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी दर्शन ने पुनर्जन्म या रीबर्थ पर आस्था जताई है। कर्म थ्योरी या कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर भी हम भारतीय दर्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें भी चार्वाक को छोड़ करके लगभग सभी फिलॉसफी ने कर्म फल के सिद्धांत को माना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मेजरली 4 चीजों पर बात की। पहला, फिलॉसफी और दर्शन क्या है। फिलॉसफी और दर्शन है सत्य की खोज करना। हमने सत्य की खोज कैसे करते हैं उनके तरीकों के बारे में देखा, फिलॉसफी के प्रकृति के बारे में देखा और फिलॉसफी के ब्रांचेस जो है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इसके बारे में देखा। भारतीय दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय दिया कि भारत में कौन कौन से दार्शनिक मत प्रचलित हैं और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि मैंने कहा था, आज के डिस्कशन के आधार पर मैं आपको मेंस के कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इनको सॉल्व करना है, इसके उत्तर लिखने हैं। अगर आप चाहे तो अपने उत्तर लिख करके मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है द सिविल एस्पिरेंट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको अंत में एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन दूंगा फिलॉसफी का, जिसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग कर पाएंगे और उससे आप अपना लाइफ बेहतर बना पाएंगे। आज का जो फिलोसफिकल लेसन है वो सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। सर्वाइवरशिप बायस आखिर है क्या? दोस्तों, सर्वाइवरशिप बायस एक मानसिक त्रुटि या एक मानसिक बायस है, एक मानसिक पक्षपात है जिसमें हम उन चीजों को ही देखते हैं जो सफल हो गई है और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो असफल हो गई है या काम नहीं की।
इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, जो मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस से ऑब्सेस्ड है। वो हमेशा उन लोगों को बताता है जो सक्सेस हुए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हुए कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए जाते हैं, चाहे आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, सीजीपीएससी, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सक्सेस होते हैं उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। स्टार्टअप कल्चर में भी देखते हैं तो जो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाते हैं सिर्फ उन्हीं की ही बातें की जाती है। लेकिन एज ए थिंकिंग बीइंग, एज ए रैशनल बीइंग, न केवल सक्सेसफुल लोगों को देखना है बल्कि उन लोगों से भी लर्निंग लेनी जो असफल हो चुके हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पास सिर्फ सक्सेस कैसे हुए इसका अनुभव, लेकिन एक असफल व्यक्ति के पास सक्सेसफुल व्यक्ति से ज्यादा अनुभव है, क्योंकि उसे उन सारी चीजें भी पता है जिससे असफल हुआ जाता है। तो आज का लेसन ये है कि जब भी आप कोई चीज डिसीजन लें, जब भी आप किसी चीज के बारे में विचार करें, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एग्जाम हो, तो आपको सिर्फ सक्सेसफुल हुए लोगों को नहीं सुनना है, आपको उनको भी सुनना है जो असफल हो गए। जब आप सीजीपीएससी टॉपर को सुनते हैं तो आपको उन स्टूडेंट्स को भी सुनना है जो क्यों नहीं पास हो पाए, क्यों उन स्टूडेंट को इतने अटेम्प्ट्स लगे, क्यों किसी सब्जेक्ट में उसे कम मार्क्स मिले। वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा कि आप असफल कहाँ हो रहे हैं और आप उनकी गलतियों को दूर करके आप अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।